नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिव किरण फार्मिंग में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। आज हम बात करेंगे कपास की खेती के बारे में। यह एक खरीफ की फसल है और अप्रैल से मई के बीच में बोई जाती है। एक नज़र डालते हैं इसके फसल के परिचय पे। कपास विश्व और भारत की एक बहुत ही महत्वपूर्ण रेशे वाली और व्यापारिक फसल है। यह देश के औद्योगिक और खेतीबाड़ी क्षेत्रों के वित्तीय विकास में भी बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखती है। कपास कपड़ा उद्योग को प्रारंभिक कच्चा माल उपलब्ध करवाने वाली मुख्य फसल है। कपास भारत के 60 लाख किसानों को रोजी रोटी उपलब्ध करवाती है और कपास के व्यापार से लगभग 40 से 50 लाख लोगों को रोजगार मिलता है। कपास की फसल को पानी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है और पानी का लगभग 6% हिस्सा कपास की सिंचाई करने के लिए प्रयोग किया जाता है। भारत में कपास की खेती के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक कीटनाशकों का प्रयोग किया जाता है। भारत में कपास की खेती मुख्य तौर पर महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश राज्यों में बड़े स्तर पर की जाती है। कपास की पैदावार में गुजरात का स्थान सबसे पहले आता है और इसके बाद महाराष्ट्र और फिर पंजाब की बारी आती है। कपास पंजाब की सबसे ज़्यादा उगाई जाने वाली खरीफ फसल है। राज्य में इसके रेशे की कुल पैदावार 697 किलो प्रति हेक्टेयर होती है। आगे बात करते हैं इसके जलवायु और तापमान के बारे में। इसका तापमान 15 डिग्री से 35 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। आगे बात करते हैं इसकी मिट्टी के बारे में। इसे हर तरह की मिट्टी में जिसकी पीएच दर 6 से 8 होती है उसमें उगाया जा सकता है। इस फसल की पैदावार के लिए गहरी, नर्म, अच्छे विकास वाली उपजाऊ मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है। कपास की बिजाई के लिए रेतली, खारी या जल जमाव वाली ज़मीनें ठीक नहीं होती। मिट्टी की गहराई 20 से 25 सेंटीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए। आगे बात करते हैं इसके प्रसिद्ध किस्में और पैदावार के बारे में। इसकी पहली किस्म है RCH 134 BT। यह कपास की सबसे उच्च पैदावार वाली BT किस्म है। यह किस्म सुंडी और अमेरिकन सुंडी की रोधक है। यह किस्म 160 से 165 दिनों में पककर तैयार हो जाती है। इसकी औसतन पैदावार 11.5 क्विंटल प्रति एकड़ होती है। इसके रेशे की गुणवत्ता बहुत अच्छी होती है और इसकी पिंजाई के बाद 34.4% तक रुई तैयार होती है। इसकी अगली किस्म RCH 317 BT। यह कपास की उच्च पैदावार वाली BT किस्म है। यह किस्म धब्बेदार सुंडी और अमेरिकन सुंडी की रोधक है। यह किस्म 160 से 165 दिनों में पककर तैयार हो जाती है। इस किस्म के टिंडे का भार 3.8 ग्राम होता है और यह पूरी तरह फूलकर खिल जाता है। इसकी औसतन पैदावार 10.5 क्विंटल प्रति एकड़ होती है। इसकी पिंजाई के बाद 33.9% तक रुई तैयार हो जाती है। अगली किस्म MRC 630 1BT। यह कपास की उच्च पैदावार वाली BT किस्म है। यह किस्म धब्बेदार सुंडी और अमेरिकन सुंडी की रोधक है। यह किस्म 160 से 165 दिनों में तैयार हो जाती है। इसके टिंडे का भार 4.3 ग्राम होता है। इसकी औसतन पैदावार 10 क्विंटल प्रति एकड़ होती है और इसकी पिंजाई के बाद 34.7% तक रुई प्राप्त होती है। अगली किस्म MRC 6304 BT। यह कपास की उच्च पैदावार वाली BT किस्म है। यह किस्म धब्बेदार सुंडी और अमेरिकन सुंडी की रोधक है। यह किस्म 165 दिनों में तैयार हो जाती है। इसके टिंडे का भार 3.9 ग्राम होता है। इसकी औसतन पैदावार 10 क्विंटल प्रति एकड़ होती है और इसकी पिंजाई के बाद 35.2% तक रुई प्राप्त होती है। अगली किस्म अंकुर 651। यह किस्म तेले और पत्ता मरोड़ की रोधक है। बूटे का औसतन कद 97 सेंटीमीटर होता है। यह किस्म 170 दिनों में तैयार हो जाती है। यह किस्म नरमा गेहूं के फसली चक्र के अनुकूल है। इसकी औसतन पैदावार 7 क्विंटल प्रति एकड़ होती है। इसकी पिंजाई के बाद 35% तक रुई प्राप्त होती है। अगली किस्म वाइट गोल्ड। यह हाइब्रिड किस्म है जो कि पत्ता मरोड़ बीमारी की रोधक है। इसके पत्ते गहरे हरे रंग के, चौड़े और उंगलियों के आकार के बने होते हैं। बूटे का औसतन कद 125 सेंटीमीटर होता है। यह किस्म 180 दिनों में तैयार हो जाती है। इसकी औसतन पैदावार
6.5 क्विंटल प्रति एकड़ होती है। इसकी पिजाई के बाद 30% तक रुई प्राप्त हो जाती है। अगली किस्म LHH 144 यह हाइब्रिड किस्म है जो कि पत्ता मरोड़ बीमारी की रोधक है। इसके पत्ते भिंडी के पत्तों जैसे होते हैं। इसके टिंडे का औसतन भार 5.5 ग्राम होता है। यह किस्म 180 दिनों में तैयार हो जाती है। यह किस्म कपास गेहूं के फसली चक्र के अनुकूल है। इसकी औसतन पैदावार 7.6 क्विंटल प्रति एकड़ होती है और पिजाई के बाद 33% तक रुई प्राप्त होती है। अगली किस्म F1861 यह किस्म पत्ता मरोड़ बीमारी के सहने योग्य है। इसके पौधे का कद लगभग 135 सेंटीमीटर होता है। यह किस्म 180 दिनों में तैयार हो जाती है। इसकी औसतन पैदावार 6.5 क्विंटल प्रति एकड़ होती है। इसकी पिंजाई के बाद 33.5% रुई प्राप्त होती है। अगली किस्म F1378 यह किस्म काफ़ी ज़्यादा पैदावार वाली मानी जाती है। इसके पौधे का कद लगभग 150 सेंटीमीटर होता है। इसके टिंडे खिले हुए बड़े और गोल होते हैं। यह किस्म 180 दिनों में तैयार हो जाती है। इसकी औसतन पैदावार 10 क्विंटल प्रति एकड़ होती है। इसकी पिजाई के बाद 35% तक रुई प्राप्त की जा सकती है। आगे बात करते हैं अगली किस्म की F846 यह किस्म दरमियानी घनी और ज़्यादा पैदावार वाली होती है। इसके पौधे का कद लगभग 134 सेंटीमीटर होता है। यह किस्म 180 दिनों में तैयार हो जाती है। इसकी औसतन पैदावार 11 क्विंटल प्रति एकड़ होती है। इसकी पिजाई के बाद 35.3% तक रुई प्राप्त होती है। अगली किस्म LHH 1556 यह किस्म समय से तैयार होने वाली किस्म है। इस पौधे का कद लगभग 140 सेंटीमीटर होता है। इसके पत्ते हल्के हरे रंग के और टिंडे गोल आकार के होते हैं। यह 165 दिनों में तैयार हो जाती है। इसकी औसतन पैदावार 8.5 क्विंटल प्रति एकड़ होती है। अगली किस्म मोती यह सूखे की बीमारी के सहने योग्य कपास की हाइब्रिड किस्म है। इसके पौधे का कद लगभग 164 सेंटीमीटर होता है। इसके पत्ते तंग और फूल सफ़ेद रंग के होते हैं। इसके टिंडे बड़े आकार के होते हैं। यह 165 दिनों में तैयार हो जाती है। इसकी औसतन पैदावार 8.45 क्विंटल प्रति एकड़ होती है। पिजाई के बाद इससे 38.6 रुई प्राप्त होती है। अगली किस्म LD 694 यह कपास की देसी किस्म है। इसके पत्ते तंग और फूल गुलाबी रंग के होते हैं। इसके टिंडे बड़े आकार के होते हैं। यह 170 दिनों में तैयार हो जाती है। इसकी औसतन पैदावार 7 क्विंटल प्रति एकड़ होती है। पिचाई के बाद इसमें 40.9% रुई प्राप्त होती है। यह किस्म सूखा रोग के सहने योग्य और तेले की रोधक किस्म है। आगे बात करते हैं इसके अगले किस्म की LD 327 यह उच्च पैदावार वाली किस्म है। इसके बूटे लाल भूरे रंग के होते हैं और इसके पत्ते कटदार और तंग होते हैं। इसके फूल गुलाबी रंग के होते हैं। इसके टिंडे बड़े आकार के होते हैं और इनकी चुंगाई करना आसान होता है। यह 175 दिनों में तैयार हो जाती है। यह सूखा रोग की रोधक है। इसकी औसतन पैदावार 11.5 क्विंटल प्रति एकड़ होती है और पिंजाई के बाद 41.9% रुई प्राप्त हो जाती है। देसी किस्में LD 1019 यह किस्म पत्तों के झुलस रोग के प्रतिरोधक है। इसकी औसतन पैदावार 8.6 क्विंटल प्रति एकड़ होती है। इसकी 2 से 3 चुनाइयों की ज़रूरत होती है। इसके रेशे की लंबाई 22.6 मिलीमीटर होती है और इससे 35.77% रुई प्राप्त होती है। अगली किस्म FDK 124 यह अधिक पैदावार वाली और जल्दी पकने वाली फसल है। इसके पत्ते हरे तंग और उंगलियों के आकार में होते हैं। यह किस्म 160 दिनों में तैयार हो जाती है। यह तेले और सफ़ेद मक्खी की रोधक किस्म है। इसकी औसतन पैदावार 9.3 क्विंटल प्रति एकड़ होती है। इसकी पिजाई के बाद 36.4% तक रुई प्राप्त होती है और रेशे की लंबाई 21 मिलीमीटर होती है। आगे बात करते हैं इसके ज़मीन की तैयारी के बारे में। फसल की अच्छी पैदावार और विकास के लिए ज़मीन को अच्छी तरह तैयार करना ज़रूरी होता है। रबी की फसल को काटने के बाद तुरंत खेत को पानी लगाना चाहिए। इसके बाद खेत की हल से अच्छी तरह जुताई करें और फिर सुहागा फेरें।
ज़मीन को 3 वर्षों में एक बार गहराई तक जोतें। इससे सदाबहार नदीनों को रोकथाम में मदद मिलती है और इससे मिट्टी की पैदा होने वाले कीड़ों और बीमारियों को भी रोका जा सकता है। आगे बात करते हैं इसके बिजाई की। बिजाई का समय। बिजाई का उचित समय अप्रैल महीने में होता है। मिलीबग से बचाव के लिए कपास की फसल के आसपास बाजरा, अरहर, मक्की और ज्वार की फसल उगाएं। कपास के फसल के आसपास अरहर, मूंग और भिंडी को न बोएं क्योंकि यह कीड़ों का स्थान बनाने के लिए सहायक फसलें हैं। पंजाब में आमतौर पर कपास, गेहूं की फसली चक्र अपनाया जाता है, परंतु यह कपास की फसल से बरसीम और गंवारे की फसली चक्र को अपनाया जाए तो यह कपास की फसल के लिए लाभदायक सिद्ध होती है। अमेरिकन कपास के लिए सिंचित स्थिति में 75 गुणे 15 सेंटीमीटर और बरानी स्थिति में 60 गुणे 30 सेंटीमीटर का फासला रखें। देसी कपास के लिए सिंचित और बरानी स्थिति में 60 गुणे 30 का फासला रखें। बीजों को 5 सेंटीमीटर की गहराई पर बोना चाहिए। देसी कपास की बिजाई के लिए बिजाई वाली मशीन का प्रयोग करें और हाइब्रिड या बीटी किस्मों के लिए गड्ढे खोदकर बिजाई करें। आयताकार के मुकाबले वर्गाकार बिजाई लाभदायक होती है। कुछ बीजों के अंकुरन न होने के कारण और नष्ट होने के कारण कई जगहों पर फासला बढ़ जाता है। इस फासले को ख़त्म करना ज़रूरी है। बिजाई के 2 सप्ताह बाद कमज़ोर और बीमार और प्रभावित पौधों को नष्ट कर दें। आगे बात करते हैं इसके बीज की मात्रा। बीज की मात्रा बीजों की किस्म, उगाए जाने वाले इलाके, सिंचाई आदि पर बहुत ज़्यादा निर्भर करती है। अमेरिकन हाइब्रिड कपास के लिए 1.5 किलो प्रति एकड़, जबकि अमेरिकन कपास के लिए बीज की मात्रा 3.5 किलो प्रति एकड़ होनी चाहिए। देसी कपास की हाइब्रिड किस्म के लिए बीज की मात्रा 1.25 किलो प्रति एकड़ और कपास की देसी किस्मों के लिए 3 किलो प्रति एकड़ होनी चाहिए। अमेरिकन कपास का बीज हल्के रेशे से ढका होता है। इसके रेशे को बिजाई से पहले हटा दें ताकि बिजाई के समय कोई मुश्किल का सामना न करना पड़े। इसे रासायनिक और कुदरती दोनों ढंग से हटाया जा सकता है। कुदरती ढंग से रेशा हटाने के लिए बीजों को पूरी रात पानी में भिगोकर रखें, फिर अगले दिन गोबर और लकड़ी के बूरे या राख से बीजों को मसलें। फिर बिजाई से पहले बीजों को छांव में सुखाएं। रासायनिक ढंग से रेशे पर निर्भर करता है। शुद्ध सल्फ्यूरिक एसिड औद्योगिक ग्रेड अमेरिकन कपास के लिए 400 ग्राम प्रति 4 किलो बीज और देसी कपास के लिए 300 ग्राम प्रति 3 किलो बीज को 2 से 3 मिनट के लिए मिक्स करें। इससे बीजों का सारा रेशा उतर जाएगा। फिर बीजों वाले बर्तन में 10 लीटर पानी डालें और अच्छी तरह से हिलाकर पानी निकाल दें। बीजों को 3 बार सादे पानी से धोएं और फिर चूने वाले पानी सोडियम बाइकार्बोनेट 50 ग्राम प्रति 10 लीटर पानी से 1 मिनट के लिए धोएं। फिर एक बार दोबारा धोएं और छांव में सुखाएं। रासायनिक ढंग के लिए धातु या लकड़ी के बर्तन का प्रयोग न करें, बल्कि प्लास्टिक का बर्तन या मिट्टी के बने हुए घड़े का प्रयोग करें। इस क्रिया को करते समय दस्तानों का प्रयोग जरूर करें। बीजों को रस चूसने वाले कीटों के हमले से बचाने के लिए 15 से 20 दिनों तक इमिडाक्लोप्रिड, कॉन्फिडोर 5 से 7 मिलीलीटर या थायामेथोक्सम क्रूजर 5 से 7 ग्राम से प्रति किलो बीजों का उपचार करें। आगे बात करते हैं इसके खाद की। खाद 1 किलोग्राम प्रति एकड़ में, यूरिया 65 किलोग्राम प्रति एकड़, डीएपी और एसएसपी 27 और 75 किलोग्राम प्रति एकड़, तत्व किलोग्राम प्रति एकड़ में, नाइट्रोजन 30 किलोग्राम प्रति एकड़, फास्फोरस 12 किलोग्राम प्रति एकड़। अगर बीटी में है तो 30 किलोग्राम प्रति एकड़ यूज़ करेंगे और फास्फोरस 12 किलोग्राम प्रति एकड़ में, और नॉन बीटी में 60 किलोग्राम प्रति एकड़ नाइट्रोजन यूज़ करेंगे और 12 किलोग्राम प्रति एकड़ फास्फोरस यूज़ करेंगे। आगे बात करते हैं इसके खरपतवार नियंत्रण के बारे में। पौधों में ज़्यादा फासला होने के कारण फसल पर नदीनों का गंभीर हमला होता है। अच्छी पैदावार के लिए फसल की बिजाई के 50 से 60 दिनों तक फसल का नदीन रहित होना जरूरी है, नहीं तो फसल की पैदावार में 60 से 80% कमी आ सकती है। नदीरों की असरदार रोकथाम के लिए हाथों से, मशीनी और रासायनिक ढंगों से सुमेल का उपयोग होना जरूरी है। बिजाई के 5 से 6 सप्ताह बाद या पहली सिंचाई करने से पहले हाथों से गुड़ाई करें। बाकी गुड़ाई प्रत्येक सिंचाई के बाद करनी चाहिए।
कपास के खेतों के आसपास गाजर बूटी पैदा न होने दें, क्योंकि इससे मिलीबग के हमले का खतरा ज़्यादा रहता है। बिजाई के बाद नदीनों को पैदा होने से पहले ही पेंडिमेथालिन 25 से 33 मिलीलीटर प्रति 10 लीटर पानी की स्प्रे करें। बिजाई के 6 से 8 सप्ताह बाद जब पौधे का कद 40 से 45 सेंटीमीटर हो तो पैराक्वेट, गारामोक्सोन 24% WSC 500 मीटर प्रति एकड़ या ग्लाइफोसेट 1 लीटर को 100 लीटर पानी में मिलाकर प्रति एकड़ में स्प्रे करें। नदीन नाशक 2D या 4D से कपास की फसल काफ़ी संवेदनशील होती है। बेशक इस नदीन नाशक की स्प्रे नज़दीक के खेत में की जाए तो भी इसके कण उड़कर कपास की फसल को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। नदीन नाशक की स्प्रे सुबह या शाम के समय में ही करनी चाहिए। आगे बात करते हैं इसके सिंचाई की। सिंचाई के लिए सिफारिश किया गया है समय नीचे लिखे अनुसार नाजुक स्थिति, टहनियाँ बनने के समय, बिजाई के 45 से 55 दिनों के बाद सिंचाई का फासला रखें। फूल और फल निकलने के समय, बिजाई के 75 से 85 दिनों के बाद, टिंडे बनने के समय, बिजाई के 90 से 95 दिनों के बाद, टिंडे के विकास और टिंडे खिलने के समय, बिजाई के 115 से 125 दिनों के बाद सिंचाई का फासला रखें। आगे बात करते हैं पौधों की देखभाल के बारे में। बीमारियां और रोकथाम। पहली बीमारी है मुरझाना। इससे पौधे मध्यम और पीले पड़ जाते हैं और इसके बाद पत्ते झड़ने शुरू हो जाते हैं। पहले पीलापन पत्तों के बाहर वाले हिस्से पर पड़ता है और बाद में अंदर वाले हिस्से पर पड़ना शुरू हो जाता है। प्रभावित पौधों को फल जल्दी उगने और इसके टिंडे भी छोटे होते हैं। इसके रंग काला और छाल के नीचे बनने छले जैसा हो जाता है। इसका हमला किसी भी समय हो सकता है। इस रोग की रोकथाम के लिए रोधक किस्मों का प्रयोग करें। एक ही खेत में लगातार कपास की फसल ना उगाएं। उचित फसली चक्र अपनाएं। पानी के निकास का पूरा प्रबंध रखें। ट्राइकोडर्मा विराइड फार्मूलेशन 4 ग्राम से प्रति किलो बीज का उपचार करें। इसकी रोकथाम के लिए थायोफेनेट मिथाइल 10 ग्राम और यूरिया प्रत्येक 50 ग्राम को 10 लीटर पानी में मिलाकर पौधों की जड़ों में नज़दीक डालें। अगली बीमारी अल्टरनेरिया पत्तों के धब्बे। इससे पत्तों पर छोटे पीले से भूरे गोलाकार या बेढंगे मोटे मोटे धारियों वाले धब्बे पड़ जाते हैं। प्रभावित पत्ते सूख कर झड़ने शुरू हो जाते हैं, जिससे टिंडे गलने लग जाते हैं और झड़ जाते हैं। पौष्टिक तत्वों की कमी और सूखे से प्रभावित पौधों पर इस बीमारी का ज़्यादा हमला होता है। इस बीमारी की रोकथाम के लिए टेबुकोनाजोल 1 मिलीलीटर या ट्राइफ्लोक्सीट्रोबिन उसके साथ टेबुकोनाजोल 0.6 ग्राम प्रति लीटर को स्प्रे करें। बिजाई के 60वें या 90 दिन और 120वें दिन बाद करें। यदि बीमारी खेत में दिखे तो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड या कप्तान 500 ग्राम प्रति 200 लीटर पानी में मिलाकर प्रति एकड़ में स्प्रे करें, या कार्बेंडाजिम 12% प्लस मैनकोजेब 63% WP 25 ग्राम को 10 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करें। आगे बात करते हैं इसके अगले रोग की, पत्तों पर धब्बा रोग। इससे पत्तों पर गोलाकार लाल धब्बे पड़ जाते हैं, जो कि बाद में बड़े होकर बीच में से सफ़ेद और सलेटी रंग के हो जाते हैं। यह धब्बे गोल होते हैं और बीच बीच में लाल धारियाँ होती हैं। धब्बों के बीच में सलेटी रंग के गहरे दाने बन जाते हैं, जिस कारण वह सलेटी रंग के दिखाई देते हैं। यदि इस बीमारी का हमला दिखे तो फसल पर कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 3 ग्राम या मैनकोजेब 2.5 ग्राम को प्रति लीटर पानी में मिलाकर 15 दिनों के फासले पर 3 से 4 बार स्प्रे करें। आगे बात करते हैं इसके कमी और इसका इलाज के बारे में। पत्तों पर लाली आना। शुरुआत में यह जड़ों पर पाई जाती है और फिर पौधों के ऊपर वाले हिस्से पर फैल जाती है। इसे सही खाद्य प्रबंधन से ठीक किया जा सकता है। पत्तों पर मैग्नीशियम सल्फेट 1 किलो फिर यूरिया 2 किलोग्राम प्रति 100 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे। आगे बात करते हैं नाइट्रोजन की कमी। पौधे का विकास रुक जाता है और कद बौना रह जाता है। निचले पत्ते पीले दिखाई देते हैं। गंभीर हालातों में पत्ते भूरे हो जाते हैं और फिर सूख जाते हैं। फास्फोरस की कमी। नए पत्ते गहरे हरे दिखाई देते हैं। पुराने पत्ते छोटे आकार के हो जाते हैं और इन पर जामुनी और लाल धब्बे पड़ जाते हैं। आगे पोटाश की किस्म की कमी।
पोटास की कमी से पत्ते झड़ने शुरू हो जाते हैं और टिंडे भी पूरी तरह नहीं खिलते, पत्ते मुड़ जाते हैं और फिर सूख जाते हैं। आगे बात करते हैं जिंक की कमी। इससे पौधे का विकास प्रभावित होता है और पौधे का कद बौना रह जाता है, इसकी शाखाएं सूख जाती हैं और फिर पौधों का सिरा या नए पत्ते खराब हो जाते हैं। आगे बात करते हैं फसल की कटाई। जब टिंडे पूरी तरह खिल जाएं तो रुई की चुनाई करें, सूखे टिंडों की चुनाई करें। रुई सूखे हुए पत्तों के बिना ही चूंगें, खराब टिंडे को अलग से चूंगें और बीज के तौर पर प्रयोग करने के लिए रखें। पहली और आखिरी चुनाई आमतौर पर कम क्वालिटी की होती है, इससे अच्छे लाभ लेने के लिए बाकी की फसल के साथ न मिलाएं। चुगे हुए टिंडे साफ़ सुथरे और सूखे हुए होने चाहिए। चुनाई ओस सूखने के बाद करें। चुनाई हर 7 से 8 दिनों के बाद लगातार करें ताकि रुई के धरती पर गिरने से पहुंचाने वाले नुकसान से बचाया जा सके। अमेरिकन कपास को 15 से 20 दिनों में, देसी कपास को 8 से 10 दिनों के फासले पर चुनें। चुने हुए टिंडे को मंडी ले जाने से पहले अच्छी तरह साफ़ करें। आगे बात करते हैं कटाई के बाद। चुनाई के बाद भेड़ों, बकरियों और अन्य जानवरों को कपास के खेतों में चरने के लिए छोड़ दें ताकि ये जानवर सुंडियों से प्रभावित टिंडों और पत्तों को खा सकें। आखिरी चुनाई के बाद छटियों को जड़ों सहित उखाड़ दें। सफाई रखने के लिए पौधों के बाकी बचे हुए कुचे को मिट्टी में दबा दें। छटिया बांधने से पहले बंद टिंडों को धरती पर मारकर या तोड़कर अलग कर दें और जला दें ताकि सुंडी के लार्वे को नष्ट किया जा सके। चुनाई के बाद छटियों को उखाड़ने के लिए 2 खालियां बनाने वाले ट्रैक्टर से जुताई करें। तो दोस्तों, यह वीडियो यहीं समाप्त होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।